अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है और ये खबर कोई अदालती फ़ैसला नहीं बल्कि ये शायद वकीलों का फ़ैसला है। और वकील भी सुप्रीम कोर्ट बार जैसे एक तारीखी फोरम के, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन था और ये इस वक्त मुकाबला बुनियादी तौर पे दो नज़रियात के दरमियान था और दो सोच थी जिनके बीच ये एक किस्म का इंतखाबी दंगल हुआ। आज जो दो ग्रुप्स हैं, हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप, उनके बीच जो इंतखाबी मार्का था उसके नताइज भी आ चुके हैं। और आसमा जहांगीर ग्रुप के हारून रशीद, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने एडवोकेट तौफीक आसिफ जो हामिद खान ग्रुप के थे उनको शिकस्त दे दी है और ये कई 100 वोटों के मार्जिन से शिकस्त हुई है। सिर्फ लाहौर से 200 के करीब वोटों के मार्जिन से ये शिकस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार से हामिद खान और हामिद खान ग्रुप के लोगों ने ज़्यादा तवक्को इसलिए भी लगा रखी थी कि जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, इसको आसमा जहांगीर ग्रुप, जिनको वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर पैटर्नाइज कर रहे थे, वो 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर रहा था। और ये वो मतनाज़ा आईनी तरमीम है जिसके बाद से कहा जा रहा है कि अदलिया की आज़ादी सल्ब कर ली गई है। आईनी बेंच और दीगर बेंचों में अदलिया को तकसीम कर लिया गया है और जजों की तैनाती में सियासतदानों का और ख़ास तौर पे हुकूमत का किरदार बढ़ गया है, क्योंकि इस तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत हो गई है। तो आज के इस इंतखाबी मार्के के बाद सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में जो हारून रशीद ग्रुप सामने आया है, क्या इसको हम 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत कह सकते हैं? बज़ाहिर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर सुप्रीम कोर्ट बार के तकरीबन 3,500 वकला का जो मेंबर्स हैं इस बार के, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट भी था जिसने हाल ही में DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के साथ एक मुआहदा किया इलेक्शन से पहले। और जिन वकला ने 60 लाख 70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी अपने प्लॉट के लिए, एक तो उनकी प्लॉट की डेवलपमेंट का मामला था और दूसरा DHA ने वो जो वकला की हाउसिंग स्कीम थी उसको टेक ओवर कर लिया है, जिसके बाद जो कहा जा रहा है कि वकला की हाउसिंग स्कीम में प्लाटों की जो कीमत है कनाल के प्लाट्स की, वो 60-70 लाख से बढ़ के कई करोड़ रुपयों में चली गई है। तो बज़ाहिर ये जो वोट हारून रशीद को पड़ा है, इसके पीछे भी एक कारोबारी मनफत है, एक माली फ़ायदा है जो सुप्रीम कोर्ट बार के हर वोटर रुकन को मिला है। तो ये तो बहरहाल एक सुप्रीम कोर्ट बार का मामला है, इसके ऊपर हम साकिब बशीर से बात करेंगे। इसके अलावा जो एक मामला है सुहेल आफरीदी, नए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बकौल उनके टेलीफोन आया और फिर उन्होंने एक छोटी सी ख्वाहिश का इज़हार किया सुहेल आफरीदी ने, मगर बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बस में वो छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने का भी अख्तियार नहीं था। वो क्या थी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इसके अलावा साकिब बशीर साहब, कोई और मामला भी है जो आप बता रहे थे? इसके अलावा तोशाखाना 2 केस था जिसमें आज एक लंबी तारीख पड़ गई है, वो हम बात करेंगे कि कल जब वहाँ पे समाअत ख़त्म हो रही थी तो वहाँ पे वकला ने बड़ी जो है वो रिक्वेस्ट की जज साहब से कि आप इस तरह करें, पीर तक, मंडे तक यानी कि समाअत मुलतवी कर दें। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कल ही आपने आना होगा। तो उनको बताया गया कि 190 मिलियन पाउंड केस भी है, तो उनको कहा ठीक है, आप वो केस करके 2 बजे आप यहाँ पे अडियाला जेल आ जाएं, आप मतलब पीर की हम समाअत नहीं रखेंगे। आज हैरान कौन तौर पर कुछ डेवलपमेंट हुई है, वो हैरान कौन है इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं रोज़ाना समाअत हो रही है और अदालती जो औकातकार हैं उसके बाद भी हो रही है, मतलब 3:30 के बाद भी 6-5 बजे तक होती है। तो आज कुछ मुनफरिद हुआ है, आज अदालत ने 29 अक्टूबर की तारीख दे दी है। अच्छा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस पे हम थोड़ा बात करेंगे। इसका मतलब तोशाखाना केस का फैसला जल्द नहीं आने लगा डेफिनेटली। और इसका मतलब ये भी है कि अलकायदा ट्रस्ट केस की जो सजाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लगनी थी और मनसूख कर दी गई, उन मुअत्तली की दरख्वास्तों की भी तारीख नहीं, अभी कोई तारीख नहीं आई ना, तो ये बड़े अरसे बाद तारीख मिली। जी, बड़े अरसे बाद। और आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, वहाँ पे वो कोई सऊदी आए हुए थे, तो उनका एजाज़ में कोई तकरीब, उनसे इंसानी हकूक़ के ऊपर लेक्चर ले रहे थे। जी बिल्कुल, और वहाँ पे दे भी रहे थे। या अफरीदी साहब ने दिया है, आज़म तारर साहब ने दिया है,
फारूक एच नाइक साहब ने इंसानी हकूक़ पे बड़ा लेक्चर दिया है। अच्छा, कि इंसानी हकूक़ की बड़ी कदर है और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा किरदार है और अदालतों का, अदलिया का, निज़ाम इंसाफ का, उसमें बहुत। चलें जी, बहरहाल जो कुछ उन्होंने कहा होगा वो मुझे और आपको तो पहले ही पता है, मगर हम बात शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन से। तो पहला सवाल अब ये बनता है कि अब जबकि हारून रशीद जो कि आसमा जहांगीर ग्रुप और बल्कि हुकूमती ग्रुप, ये भी एक बड़ा अलमिया है वैसे माजरत के साथ, आसमा जहांगीर ग्रुप के साथ अगर कोई कहे कि ये हुकूमती ग्रुप है या जिसको वज़ीर कानून पैट्रनाइज कर रहा है, तो ये भी आसमा जहांगीर के साथ मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है। मगर अब जबकि वो जीत गया है, ये ग्रुप, हारून रशीद साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार बन गए हैं, तो क्या लगता है आने वाले वक्तों में, अब तो जहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ तौफीक आसिफ निकले थे बतौर उम्मीदवार सदारत, तो अब तो लगता है कि 27वीं तरमीम भी आवे ही आवे और 27वीं तरमीम में शायद लोग 26वीं को भी भूल जाए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ 27वीं क्या 28वीं भी उनको कभी ज़रूरत पड़ी तो वो लेकर आएंगे। आपने देखा होगा यहाँ पे वाजिद गिलानी साहब जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने तो वो 27वीं तरमीम जो अभी आनी है, अभी भी आनी है, उन्होंने कुछ 3 माह पहले उसकी जो है वो हमायत का ऐलान किया था। एडवांस बुकिंग उन्होंने की थी। तो हालात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो वकला का जो किरदार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो किरदार बनता था, मतलब ये है कि ठीक है आप आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप के हैं, लेकिन आपका स्टैंड तो रूल ऑफ लॉ के लिए होना चाहिए ना। आप जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनकी जो वो नुमाइंदा तंजीम है ना, आप कोई जो हुकूमत की कोई मातहत कोई तंजीम तो नहीं है। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि पिछले साल जो है वो शहजाद शौकत साहब थे एहसन बून और आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप के, उनका किरदार हमने देखा कि उन्होंने कैसे जो है वो काजी फायद ईसा को कंधा दिए रखा। और इस बार जो है वो रऊफ़ अता साहब थे, तो उन्होंने भी भरपूर, मुझे ऐसे लगता है कि हुकूमत और आज़म नज़ीर तारड़ उनके ऑफिस से और हुकूमत की तरफ से जो कुछ आता है उस पर जो है आंखें बंद करके ये उस पर आमन्ना सदकना जो वो कह देते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में फिर जो वकला कम्युनिटी है, अब मामला ये है कि एक जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल में हारून रशीद साहब आ गए हैं और हारून रशीद साहब जो है वो आपको पता है हमें इंटरव्यू उन्होंने दिया था और खुल के वो 26वीं तरमीम की हमायत कर रहे थे और उन्होंने कहा सब कुछ बेहतरीन हो रहा है, बेहतरीन चल रहा है, यही रूल ऑफ लॉ है, यही उनको बहुत बताया गया कि इंसानी हकूक़ है, अदलिया को मातहत जो है वो बना रही है हुकूमत, इन्फ्लुएंस है, एग्जीक्यूटिव का मुदाखलत बढ़ गई है, सब कुछ उनको कहा, लेकिन फिर भी वो उसकी हमायत कर रहे थे। तो अब भी यही होना है, अब फिर साल पूरा जो है वो यही होगा कि हुकूमत जो चाहेगी। साकिब ये हुआ कैसे? हामिद खान ग्रुप ने भी एक बहुत बड़ा कॉज अपने झंडा उठाया हुआ था और 26वीं यानी तरमीम, तो ये हुआ कैसे तकनीकी एतबार से? अब कहा जा रहा है कुछ वकला को मैंने सुना आज कि जिस तरीके से 2024 के इलेक्शंस जो हैं उनको मैनिपुलेट किया गया, इसी तरह इस इलेक्शन में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ। और ख़ास तौर पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नाम बड़ा आ रहा है कि उन्होंने बड़े पैमाने पे जो वकला हैं उनके 450 के करीब वकला की वोट जो है उन्होंने नए वकला को सुप्रीम कोर्ट का वकील बनाया, इनरोलमेंट उनकी की मुख्तलिफ शहरों में जाके, और उस कमेटी के अंदर एहसन बून साहब भी थे और कल्बे हसन का बताया जाए, और कल्बे, ये सारे वही आज़म नज़ीर तारड़ और वो उनके ग्रुप के हैं। तो बेसिकली ये, और फिर आज ही के दिन फंक्शन रखा गया, वो जो हमारे अरब से मेहमान आए हैं, आज ही के दिन उनका फंक्शन रखा गया जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ चीफ जस्टिस के साथ आगे पीछे दाएं बाएं और फारूक एच नाइक मीडिया पे चल रहा है। और जो वकला हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उनको ये इंप्रेशन मिल रहा है कि शायद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार में उन्हीं वकला को सामने आना चाहिए जो एक तो उनके प्लाटों की कीमतें डबल ट्रबल करवा ली जिन्होंने, और दूसरा जो चीफ जस्टिस के करीब है। तो वो आज के दिन ये फंक्शन जो चीफ जस्टिस आइया अफरीदी ने रखा और उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 450 के करीब जो नई इनरोलमेंट्स दी, तो ये सारा जो एक बड़ा ही ऑप्टिक्स जो थे वो तो ऑलरेडी फेवर कर रहे थे हुकूमत को। तो कैसे देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट बार अब वो वाली बार तो नहीं है जो जनरल मुशर्रफ के पीसीओ के खिलाफ निकली थी और उसको फांसी के फंदे पे पहुंचा दिया, और ये वो तौफीक आसिफ हैं कि जिनकी दरख्वास्त पे जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत मिली। ये फरीक थे सिंध बार रावलपिंडी बार एसोसिएशन के सदर के तौर पे, और तो आज तौफीक आसिफ को शिकस्तें दी हैं उन पीसीओ जजेस ने, उन वकला ने जो जनरल मुशर्रफ के हमायती थे, तुफैलिये थे, बेनिफिशरी थे। आज जो है वो तौफीक आसिफ को उस हवाले से भी आप समझते हैं टारगेट किया गया?
बिल्कुल टारगेट किया गया है। मैं ये मुझे कह के जब वो अफसोस हो रहा है कि इतनी बड़ी बार आप जब वो जीत के आते हैं और उसके बाद सदर साहब जो है वो किसी के और कठपुतली बन के बैठ जाते हैं और उसके बाद कोई उनकी स्टेटमेंट, कोई बयान, कोई कोई प्रोटेस्ट, कोई होता है ना, किसी सतह का भी नहीं है। मतलब रऊफ़ अता साहब का जो था पिछला जो सेशन था, उस सेशन को आप पूरे सेशन को आप खंगाल के देख लें, क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे। सहाफ़ियों के साथ क्या नहीं हुआ, सिविल सोसाइटी के साथ क्या नहीं हुआ, वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, मिसिंग पर्सनस के साथ क्या नहीं हुआ। मिसिंग पर्सनस यहाँ पे आके जब वो यहीं सुपर मार्केट में यहाँ पे जो प्रेस क्लब के बाहर आकर बैठे रहे, उनकी फैमिलीज बैठी रही। रऊफ़ अता साहब बलूचिस्तान से थे, लेकिन उनको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ उनके आकर उनका हाल वाल ही पूछ लें। तो कहने का मकसद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो कद काठ था, जो इन वकला की तंजीमों को जिस नज़र से देखा जाता था, वो सारा कुछ इन्होंने ऐसे लगता है कि दाव पे लगा दिया है। और अब जो है वो एक ये है कि प्लाट हैं, और प्लाट जो 50 लाख का था वो 4 करोड़ का हो गया है, बेहतरीन। और जो नए आए हैं उनके लिए कोई फ्लैट्स भी बनेंगे। तो मेरा ख्याल में अब सारा रुझान जो फ्लैट्स वाला मैंने मालूम किया था, वो जो नए आने वालों को लारा लगाया गया है, वो फ्लैट्स वाली बात शायद मुआहदे का हिस्सा नहीं है, अभी सिर्फ लारा लगाया गया, हिस्सा नहीं है। तो उस लारे पे 12 लोगों ने हो सकता है वोट दे दिया हो। अल्टीमेटली उनको जो वोट मिला है वो ग्रुप का वोट मिला है। हारून रशीद साहब जो है वो कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काबिलियत उसका एज ए वकील, एज ए लॉयर मैं कह रहा हूँ, उनकी वो भी 2007, 8, 9 जो लॉयर मूवमेंट थी, उस मूवमेंट में वो इस्लामाबाद से इन रहे हैं। लेकिन ये है कि उनको वोट हुकूमत का जो हमायत थी, फिर लायर जो उनकी जो एहसन भून और आज़म जी तारड़ ग्रुप है उसका वोट है, फिर उन्होंने जो जाल बिछाया था ये वाला जो प्लाट्स वाला और इस किस्म की जो स्कीमों वाला, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के उन्होंने ये फतह कर जा रहा है कि जैसे जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में जो एनरोलमेंट कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट बार का मेंबर बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का वकील बनाने के लिए, उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में जाके वकीलों के इंटरव्यू किए और ख़ास तौर पर रावलपिंडी जो कि तौफीक आसिफ का गढ़ था, सपोर्ट थी, वहाँ पे तकरीबन 80-90 के करीब वकला की रोक दी, इनरोलमेंट डेफर कर दी उन्होंने। मगर ऐसी जगहों पे बहावलपुर और लाहौर के मुल्तान और दूसरी जगहों पे जाके ऐसे ऐसे वकीलों को भी मेंबर बनाया जो शायद उनके लिए वो सख्त मयार नहीं रखा गया जो कि मेन शहरों के लिए रखा गया था। अब कोयटा के अंदर भी बड़े तादाद में वकला को इनरोल किया गया है और कोयटा में तकरीबन 100 से ज़ायद वकला को एनरोल किया गया, बड़ी गैर मामूली बात थी। और कोयटा के अंदर से भी आज हारून रशीद जो है भी बताया जाता है कि काफ़ी वकला, और बल्कि कोई बता रहे थे कि हमारे बल्कि दोस्त बता रहे थे कि वो जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा रावलपिंडी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के जो वकला हैं उनका क्राइटेरिया मुख्तलिफ रखेंगे और बाकी जो बावलपुर या दूर दराज इलाकों के हैं वो क्योंकि टाट से होते हैं तो उनका क्राइटेरिया नरम होगा। ये जमाल खान मंदोखेल साहब को कहा जा रहा है, उन्होंने कहा अजीब मंतक नहीं, टाट वालों का क्राइटेरिया अलग होगा क्योंकि वो वोट फिर आपको देंगे। जो एहसन भून साहब कमेटी में है। और फिर ये कैसी मंतक है, मुझे मतलब समझ नहीं आई कि ये क्राइटेरिया जो है वो ये कैसे कर लिया है। वैसे मैंने भी लिस्ट देखी, मैंने बड़ा अफसोस होता है इस्लामाबाद के जब वकला की लिस्ट आई कि इस्लामाबाद के ये वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बन चुके हैं, उसमें कुछ नाम ऐसे थे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड जिस दिन लिस्ट आई थी उसी दिन मैंने अपने दोस्तों को कहा था, यार मैंने कहा यार ये देखें ये लिस्ट में बंदे आए हैं, ये तो हाई कोर्ट के भी वकील नहीं लगते तो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील बना दिए गए हैं। जैसे जमाल खान ने वोट भी तो दिलवाना था ना बस वो वैसे जैसे जमाल खान के कंडक्ट देख के तो हमें सिकंदर सुल्तान राजा याद आ गए 2024 वाले इलेक्शन में जो कुछ उन्होंने किया एक सियासी अपोजिशन ग्रुप के साथ। बट एनीवे ये तो इलेक्शन है। इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि इवन वकीलों के इलेक्शन में भी वोट कोई जाली वोट डाल गया और एक वकील साहब हमें बता रहे थे कि 7-8 वकीलों के साथ ऐसा हुआ इस्लामाबाद के अंदर। वो जब गए तो उनका वोट पहले डल चुका था तो उन्होंने शोर शराबा किया, उन्होंने तहरीरी तौर पे कंप्लेंट भी की और उन्होंने कहा कि अच्छा आप भी डाल दें। तो ये किस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं। बहरहाल ये इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी बड़ी कोई दिलचस्प शख्सियत है जो इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए नकवी साहब हैं, जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब। ये साइफर केस में भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूटर थे। फिर उसके बाद ये 9 मई के जितने पंजाब के केसेस थे उनमें सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूटर थे, हुकूमत के प्रोसिक्यूटर थे। फिर अभी रिसेंटली भी केस चल रहा था उसमें भी वो प्रोसिक्यूटर्स थे। ऑलमोस्ट काफ़ी केसेस में वो प्रोसिक्यूटर थे हुकूमती साइड से, इमरान खान PTI के ख़िलाफ़। और आज जो है वो मेरे ख्याल में क्या थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के लिए।
बहरहाल आज भी उन्होंने प्रोसिक्यूट कर दिया अपोजिशन को, मुल्ज़मान को मुल्ज़मान को प्रोसिक्यूट कर दिया है। बहरहाल अब मेरे ख्याल में एक बहुत ही एक गैर मामूली दौर जो है वो शुरू होने लगा है। कल ही ये ख़बर मुख्तलिफ जगहों से आ रही थी, पहले भी ये डिस्कस होती रही है कि ख़ास तौर पर जो आर्टिकल 200 है उसमें एक हाई कोर्ट के जजेस में कंसेंट है, उनकी कंसेंट लेना ज़रूरी है उनकी ट्रांसफ़र के लिए, तो वो कंसेंट अब जो है वो निकाल दी जाएगी। और उसके बाद ये जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, ये जो जज बोलते हैं ना, ये हैं 5-7 ही, तो बाकियों को तो हिम्मत ही नहीं हुई। वो क्या कहते हैं, ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बार के वकला ने अगर अपने 3-4 करोड़ रुपए के प्लाटों के लिए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, और ये वैसे ही है कि जैसे वो कोई मुर्गी सोने का अंडा देती थी तो उसका मालिक एक दिन लालची हो गया, उसने कहा मैं एक ही दफ़ा इसको ज़बह करके ना सारे सोने के अंडे निकाल लूँ। तो जाहिर बात है अंडा बनने में टाइम लगता है। तो ये वकला का प्रोफेशन भी ऐसा है कि अगर आपने एक 27वीं तरमीम में इस चीज़ की इजाज़त दे दी कि जजों को बग़ैर उनकी मर्ज़ी के किसी भी पाकिस्तान के कोने खुदरे में फेंका जा सकता है, तो फिर ये सिर्फ अदलिया ही नहीं, आपकी वकालत का पेशा भी नहीं बचेगा, बल्कि ये मुल्क को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और उसमें उन तमाम इन सुप्रीम कोर्ट के वकला का जिस तरह जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा था जो तारीख़ में लिखा जाएगा, इसी तरह इस मुल्क को खुदा न खास्ता और हमारी अदलिया को कुछ भी हुआ तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बार के हर उस वकील का हाथ होगा जिसने उस ग्रुप को वोट दिया है जो कि 27वीं तरमीम लाएगा और 26वीं के हक में है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक अफसोसनाक बात है जिसके असरात हमें शायद कुछ अरसे बाद ही इसके मालूम हो देखने को मिलेंगे। मगर अब सोहेल अफरीदी साहब नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने आज बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप को तो सलूट मारा था, तो वो बड़े कर्टियस हैं, वो बड़े रख रखाव वाले हैं, बड़े लिहाज वाले हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी को भी फ़ोन करके मुबारकबाद दी है। वैसे मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये वो वज़ीर आज़म है जिनकी पार्टी पेशावर के अंदर जो है भरपूर कोशिश करती रही है कि हम जो है इसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, बल्कि जो इनके इत्तेहादी हैं गवर्नर फैसल करीम कुंडी, उन्होंने तो इनके रेजिग्नेशन तक को बर वक्त कबूल नहीं किया। और इसी शहबाज शरीफ साहब के जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, वो टेलीविज़न पे आके बड़के मारते रहे कि हम एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे कि जो दहशतगर्दों का साथी है, उनका हिमायती है। तो वो सारी बड़के और बयानात को बालातार रख के शहबाज शरीफ साहब ने आखिर में वो क्या कहते हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मजबूरी का नाम शुक्रिया, फ़ोन करके सोहेल अफरीदी को मुबारकबाद दे दी। तो असल में बात क्या हुई? सोहेल अफरीदी साहब जो है वो अडयाला जेल आज पहुँचे थे। कल उन्होंने लिखा था इंटीरियर मिनिस्ट्री को और सूबाई जो पंजाब का महकमा दाखिला है उनको भी कि मैं जो है वो आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, आप इसमें इंतज़ामात करें। तो एक सूबा दूसरे सूबे में म्यूचुअली थोड़ा सा होता है एक रिस्पेक्ट और वो तावन करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इस मामले में हमने तावन नहीं देखा। आज सोहेल खान अफरीदी जब अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, उन्होंने टॉक की मीडिया से, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब की मुझे कॉल आई है, उन्होंने मुबारकबाद दी है, तो मैंने उनको शुक्रिया उनका अदा किया है और ये कहा है साथ कि मैं 4 करोड़ जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ और मैं इमरान खान अपने लीडर से मिलना चाहता हूँ। तो आप जो है वो मुझे जो कल ख़त भी लिखा गया था, तो ये मुझे जो है वो इजाज़त दें वहाँ से मिलने की। तो उसके बाद ये उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पता करके बताता हूँ। तो उसके बाद उनकी कॉल नहीं आई, तो उसके बाद वो लापता हो गए उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की कॉल नहीं आई। चिरागों में रोशनी ना। सोहेल खान अफरीदी जो है ये कहते हैं, तो ये मामला वैसे मुझे लगता है उन्होंने दिल में कहा होगा ये बंदा तो मेरी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है वो मुझे याद आ गया कि इससे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, वो एक अलीना शिगरी हैं, सहाफ़ी हैं, ABN न्यूज़ में प्रोग्राम करती हैं, तो उनको उन्होंने कहा था कि आप जाएं अडयाला जेल में, कोई रुकावट नहीं है, आपको मिलने दिया जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ मिलने दिया जाएगा। तो वो कहती हैं कि मैं तो चली गई और वहाँ पे पहुँच गई और वहाँ नहीं मिलने दिया गया, और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। ख्वाजा आसिफ साहब भी पता नहीं उनसे बात हुई या नहीं हुई, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का दावा जो है वो झूठा साबित हुआ। लेकिन अलीना शिगरी भूल गई होंगी ना कि ख्वाजा आसिफ दुनिया के वाहिद वज़ीर दिफा हैं जिनके साथ उनका आर्मी चीफ भी तस्वीर बनाना पसंद नहीं करता। तो मतलब गूगल पे भी नहीं मिलेगी आपको उनकी तस्वीर। तो मतलब अलीना ने
तो सादगी में मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ भी बात में यकीन कर लिया। वजीर हैं हुकूमती, बड़े ताकतवर वजीर, और वो भी वजीर दिफा है, वजीर दिफा हैं। और उसके बाद मैंने ये भी सुना तारिक फजल चौधरी साहब जो है वो भी जो हैं उन्होंने भी किसी को कहा था कि आप जो है वो मुलाकात करा, आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो वो फिर उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। आज तो फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का इम्तिहान में मेरे ख्याल में सोहेल खान साहब चलाक निकले ना, उन्होंने कोई वादा नहीं किया, उन्होंने वादा ही नहीं किया। और सोहेल खान अफरीदी साहब ने मेरे ख्याल में उनको बड़ी मुश्किल में डाला है और ये बड़ा इम्तिहान में डाला है। उनकी भी उसके पीछे पड़ गए हैं, मतलब ठीक ठाक के पीछे तो सोहेल खान अभी तो पक्की करके आए थे, इतने सलूट मारे। मुझे मोहम्मद हनीफ साहब का वो कॉलम जो है वो बड़ा कमाल का उन्होंने लिखा और कहा कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने एक बैन अल-अक़वामी फ़ोरम पे सफारती अंदाज से अपने आप को कंडक्ट किया है, ये दुनिया की सफारती जो सिलेबस है उसमें पढ़ाया जाएगा, नौजवान नस्ल को बताया जाएगा और ख़ास तौर पर ये ज़रूर बताया जाएगा कि ये काम नहीं करना ऐसी जगहों पर इसे आके। बहरहाल साकिब मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। है वो जो तोशाखाना 2 केस की हम बात कर रहे थे, उस केस में आज बैरिस्टर सलमान सफ्तर पहुंचे थे अडियाला जेल और वहाँ पे दलाइल उन्होंने दे दिए, मुकम्मल कर लिया। उसमें लग ये रहा था कि आइंदा 2-4 रोज़ों में हम भी बात कर रहे थे कि फ़ैसला आ जाएगा और आज कल में फ़ैसला आ जाएगा, बल्कि कल जज साहब को कल 5-6 बजे जब ये रिक्वेस्ट कर रहे थे जज साहब मेहरबानी करें, आज बुध है, मंडे के दिन रख लें, कल मतलब आज के दिन 190 मिलियन पाउंड केस लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये अर्जेंट नहीं हो सकता, आप वो करके यहाँ पे अडियाला जेल 2 बजे आ जाएं, 3 बजे आ जाएं। तो ये बहरहाल आज जब समाअत ख़त्म हुई है तो वहाँ पता ये चला है कि उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन मुझे लग जाएंगे पता नहीं पढ़ने में या जो ट्रायल हुआ है, तो उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर की तारीख जो है वो उन्होंने दी है। मेरे लिए हैरान कौन है क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही थी और अदालती वक़्त के बाद हो रही थी, और दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसका अभी कोई पता नहीं है वो तारीख कब निकलेगी। आज बड़ा शोर तो डाला, पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से धरना दे के चीफ जस्टिस के ऑफिस में जा के तारीख ली थी और आज चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने चैम्बर से ही गायब थे और फिर तारीख मनसूख भी कर दी समाअत। हालांकि 2 बजे फंक्शन शुरू हुआ, 2 बजे के भी बाद सुबह हो सकती थी। हमेशा से होता ये है, फंक्शन जो है तकरीबन 2:15 शुरू हुआ है और हमेशा से ये होता है कि इस किस्म के केसेस लगे होते थे। पहले भी डिवीज़न बेंच में, तो डिवीज़न बेंच 12 की बजाय 11 बजे टाइम रख लेता था। दोनों तरफ के वकीलों को कहते थे आप जल्दी आ जाएं, हमने क्योंकि बाद में जाना है, और ये कई दफ़ा हुआ है। तो बहरहाल चीफ साहब ने केस ही नहीं सुना। और चीफ साहब ने जो सऊदी अरब के जो मेहमान थे उनसे इंसानी हकूक़ के ऊपर सबक भी दर्स भी सीखना था और उनको दर्स देना भी था। बहरहाल ये दोनों एक दूसरे को इंसानी हकूक़ के जितने भी दर्स दें, जो असल में इंसानी हकूक़ की पाकिस्तान में सूरत हाल है, तो वो हम सब के सामने है। साकिब बशीर और मतीउल्लाह जान MJ TV को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।